जयती मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कांग्रेस का किसान सम्मेलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने की शिरकत। सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा समेत कई नेता रहे मौजूद। कामधेनु पशु बीमा योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा दौरा, मिशन 2030 को लेकर उद्योगपतियों से किया संवाद। कुमार विश्वास भी कृष्ण कथा में शिरकत करते आए नजर। राजस्थान चुनाव को लेकर एआईसीसी ने गठित की कमेटियां। सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे कोर कमेटी के चेयरमैन। सीएम गहलोत को कोऑर्डिनेशन कमेटी की दी जिम्मेदारी। गोविंद मेघवाल को बनाया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। डॉक्टर सीपी जोशी को बनाया मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर बीजेपी का वार, कहा अच्छा होता कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के हालातों का ले लेते जायजा। दलित और आदिवासियों पर जहां हुए अत्याचार वहां उन्हें जाना चाहिए था। एक 108 एम्बुलेंस कर्मियों की 5वें दिन भी हड़ताल जारी। एम्बुलेंस कर्मचारी ने बदला आंदोलन का स्थल, शहीद स्मारक पर दिया जा रहा धरना। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विकसित राजस्थान 2030 की परिकल्पना को साकार करने के लिए चिकित्सा विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर चर्चाओं के बाद राज्य सरकार स्तर पर विजन 2030 को लेकर महामंथन हुआ। चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग की संयुक्त पहल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं की बेहतर तस्वीर के लिए सभी ने खुलकर अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर में राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई। इसमें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों, कार्मिकों, प्रबुद्धजनों, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। जिलों और संभाग स्तर से भी अधिकारियों और हितधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। इस कार्यक्रम में सभी जिलों और संभागों में आयोजित 60 चर्चाओं में प्राप्त सुझावों को प्रदर्शित किया गया और वहां मौजूद लोगों से सुझाव देने के लिए निर्धारित प्रपत्र भी दिया गया। एसीएस शिवराज सिंह ने बताया कि सभी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। हमने राज्य स्तरीय सेंसिटाइजेशन से शुरुआत की और 10 संभाग पर और 50 जिलों में ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ है और बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं। हमने कोशिश की कि स्वास्थ्य एवं पोषण पे जो एक सेक्टोरल अप्रोच लेकर एक सारगर्भित विजन बनाने की एक प्रयास किया गया और उसी के तहत सभी विभागों को हमने जोड़कर ये बनवाया है। अच्छे सुझाव आए हैं और हम समझते हैं कि हम इन सुझावों को जब हम विजन का रूप देंगे तो आगे हमें कार्य करने में बहुत आसानी होगी। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि इस विजन को हमें साकार करना है और राजस्थान को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करना है। इससे पहले कार्यक्रम में एसीएस शिवराज सिंह ने कहा कि राजस्थान आज मॉडल हेल्थ स्टेट बन चुका है और स्वास्थ्य के मानकों सहित कई प्रतिमानों में देश में सबसे आगे है। आज हमारा कंपटीशन हमसे है। इस परामर्श कार्यक्रम में हर तबका और हर वर्ग शामिल हुआ। हमारा स्वास्थ्य का स्वरूप 2030 में कैसा हो, इसके लिए हर स्तर से सुझाव आमंत्रित किए गए और सार्थक परामर्श के बाद एक बेहतरीन विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि पूर्व में आयोजित आमुखीकरण कार्यक्रम से लगभग 6,75,000 लोग जुड़े, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोग बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, वो ये चाहते हैं कि जन जन को कैसे सुविधा मिले और उसमें जो उनका हेल्थ कार्ड है उसका डिजिटाइजेशन हो जाए, उनको लंबी लंबी कतारों में ना लगना पड़े। जो दवाई हैं वो अभी फ्री तो मिल रही हैं, लेकिन उसको कभी एटीएम के द्वारा भी दिया जा सकता है क्या? तो बड़े नवीन और सकारात्मक आए हैं आइडियाज़ और उसको हम सब उसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे। देखो, विजन 2030 जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा लोगों के लिए सुझाव के लिए एक मंच रखा है और इस मंच के माध्यम से मैं स्वयं एज ए कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर बात करता हूँ तो वर्ल्ड वाइड AI टेक्नोलॉजी इज़ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग और रोबोटिक सर्जरी का प्रयोग वर्ल्ड वाइड अब इस मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। कार्यक्रम में मिशन निदेशक NHM डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, आयुक्त कॉलेज शिक्षा शिव प्रसाद नकाते, RSHA CEO शुचि त्यागी,
आयुष सचिव भानु प्रकाश, RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर अजय चौधरी, डॉक्टर अनुराग शर्मा, राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण सदस्य और व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता सहित विभिन्न अधिकारियों और प्रबुद्धजनों ने अपने सुझाव दिए। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हवाई सेवा से जुड़ने का कोटा का सपना फिलहाल धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा। राज्य और केंद्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण पर सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब कई तरह के नए डिमांड नोट मिलने से UIT कोटा सहज है। तो वहीं मंत्री धारीवाल ने तो कह दिया कि निःशुल्क भूमि देने और वन भूमि के डाइवर्जन चार्ज को हम जमा कराने को प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई चार्ज हम वहन नहीं करेंगे। ऐसे में कैसे बनेगा कोटा में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा में नियमित हवाई सेवा का सबसे बड़ा चुनावी वादा तमाम कोशिशों के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पा रहा। हालांकि कोटा बूंदी के बीच जाखमुंड शंभुपुरा में नए हवाई अड्डे की जगह तय कर ली गई, लेकिन रोचक बात यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने भी इस पर सहमति जता दी, लेकिन तेजी से हो रही प्रगति अचानक ठहर कर एक ही जगह पर अटक गई। अब कोटा से विधायक और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से केवल पत्र और रोज रोज नए डिमांड नोट मिल रहे हैं, लेकिन सालों के बाद भी ना एयरपोर्ट की कोई DPR है, ना बजट प्रावधान है और ना ही नक्शा डिजाइन और ना ही कंसल्टेंट की नियुक्ति। धारीवाल तो ये भी दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोटा एयरपोर्ट के लिए 1 रुपया खर्चा किया हो तो बताओ, सारा भार केवल UIT और राज्य सरकार पर थोपा जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 19 से लेकर के आज तक 1 पैसा भी इस पर खर्च नहीं किया गया। लापरवाही देखो, आपने तो कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया, न इसके नक्शे बनवाए, न इसकी DPR बनवाई। 60 करोड़ रुपए जमा कराओ, जबको वन मंत्रालय का कोई मतलब ही नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट में जमा होता पैसा, तो वन मंत्रालय तो वहां से स्वीकृति देता है। धारीवाल ने अपनी बात के साथ पत्रकारों के सामने तर्क भी रखे और तथ्य भी, और बाकायदा कलेक्टर कोटा और एयरपोर्ट अथॉरिटी का पत्राचार भी पत्रकारों को दिखाया। इन पत्रों से खुलासा हुआ कि सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए 2 पॉकेट में 1346 हेक्टेयर जमीन मांगी। तब राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि जयपुर उदयपुर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 300 हेक्टेयर में है, तो इतनी जमीन मांगने का क्या तर्क है। आखिरकार कई पत्राचारों के बाद 500 हेक्टेयर में हवाई अड्डा निर्माण तय हुआ और 25 नवंबर 2021 को राज्य कैबिनेट ने निःशुल्क भूमि देने और भूमि क्षेत्र के वन भूमि डाइवर्जन चार्ज को वहन करने की मंजूरी दी, जिस पर कोटा UIT ने अपनी 33.408 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम करा दी और 466.59 हेक्टेयर की वन भूमि के 45 करोड़ डाइवर्जन चार्ज में से पहली किश्त के 21 करोड़ जमा भी करा दिए। इसी बीच केंद्रीय वन विभाग ने डाइवर्जन चार्ज के 60 करोड़ और इसके अलावा यहां से गुजर रही पावर लाइन शिफ्टिंग के 54 करोड़ के डिमांड नोट भी UIT को सौंप डाले, तो UIT कोटा के अफसर असहज हो गए। अब कहा जा रहा है कि दोनों अंतिम डिमांड्स गैर वाजिब है और पूरी नहीं की जा सकती और पूरी नहीं की जाएगी। पावर ग्रिड ने जो 54 करोड़ रुपए 54 करोड़ 28 लाख रुपए मांगे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल होता है। आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे ये तो सब उसमें शामिल होती है। हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करना, कोई पाइपलाइन जारी हो तो उसको शिफ्ट करना, कोई अंडरग्राउंड जो है क्या नाम आपकी केबल डली हुई है तो उसको शिफ्ट करना, ये तो सब आपका काम है। इसका खर्चा हम काय को देंगे? हम तो निःशुल्क जमीन देने के बाद थी, जो जमीन आपको निःशुल्क दे रहे हैं। इस पूरे झमेले में एक पेज पुराने एयरपोर्ट की जमीन का भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का सुझाव है कि UIT पुराने एयरपोर्ट की जमीन बेचकर राशि अथॉरिटी को दे देवे, जिससे कोटा में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन UIT 1 इंच भी जमीन या जमीन बेचान का मूल्य AAI को देने के लिए तैयार नहीं है और AAI पुराने एयरपोर्ट की जमीन राज्य सरकार को सौंपना नहीं चाहती। लेकिन केंद्रीय वन विभाग के 60 करोड़ के डाइवर्जन चार्ज और 54 करोड़ के पावर लाइन शिफ्टिंग के डिमांड नोट्स ने कोटा में नए एयरपोर्ट की स्थापना की चाल को अब ब्रेक लगा दिए हैं। कमाल की बात यह है कि कोटा में नए एयरपोर्ट की स्थापना राहुल गांधी और ओम बिरला दोनों का चुनावी वादा है
और केंद्र और राज्य सरकारें भी इस पर सहमत हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने आंकड़ों और पत्रों के मकड़ जाल में कोटा के नए हवाई अड्डे को हवा में लटका दिया है और अब केंद्र के लगातार असहयोग के तथ्य बताते हुए राज्य सरकार ने भी हाथ झटकने के साफ संकेत करके हवाई सेवाओं के सपने को एक बारगी तो जमींदोज ही कर डाला है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से भंवर एस चारण की रिपोर्ट। जयपुर में फर्स्ट इंडिया और बिग बॉस स्टूडियो की ओर से बाल गोपाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण के नृत्य के साथ की गई। प्रतियोगिता में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर शहर के छोटे छोटे बच्चे कान्हा और राधा की वेशभूषाओं में नजर आए। इस आयोजन में जयपुर सहित कई शहरों से 7 वर्ष तक के करीब 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। खुली सूरत वाले मुरली मनो। प्रदेश का प्रतिष्ठित मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड समारोह संपन्न हुआ, जिसमें सीनियर वर्ग में मानव सुथार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी और सब जूनियर वर्ग में पर्व झालानी को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड अनिकेत चौधरी को दिया गया। पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता में चयन समिति ने खिलाड़ियों के साल भर के प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति के साथ चयन किया। अवार्ड के तहत सीनियर वर्ग में 15,000, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में 7500 रुपए नगद और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आरसीए सचिव भवानी सामोता और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अवार्ड समारोह राजस्थान ब्लूज क्लब के अध्यक्ष विनोद माथुर की ओर से आयोजित किया गया। समारोह में आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, पूर्व रणजी कप्तान मोहम्मद असलम, रोहित झालानी, पंकज सिंह, डॉक्टर बिमल सोनी, अनंत व्यास, संजय व्यास सहित कई क्रिकेटर्स मौजूद रहे। निश्चित रूप से ये अवार्ड समारोह एक महाकुंभ के रूप में देखा जा सकता है। 30 साल का इनका इतिहास है और क्रिकेट जगत को इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, परिवार ने भी दिया है और जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन करके उनका उत्साहवर्धन किया है वो बहुत ही सम्माननीय है और मैं तहे दिल से सम्मान प्रकट करता हूँ। और ऐसे आयोजन अपने क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी भी हैं और उत्साहवर्धक भी हैं और भविष्य में होते रहे तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ और सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा आयोजन करते रहें। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में 11 केवी लाइन से टच होने से बाइक और स्कूटर से भरे डंपर में आग लग गई। इस हादसे में डंपर में रखी 42 बाइक और स्कूटर जलकर राख हो गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में ड्राइवर और खलासी को कोई चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से ड्राइवर सतर्क हो गया और डंपर से नीचे कूद गया। ये घटना लुहारू चिड़ावा बाईपास पर लक्ष्मी कॉलोनी चौराहे की बताई जा रही है। डंपर के चालक फिरोजपुर पंजाब निवासी चिनाराम ने बताया कि गुरुग्राम में हीरो बाइक के प्लांट से गाड़ी लोड की। गाड़ी में 22 बाइक और 20 स्कूटर थे। गुरुग्राम गाड़ी लोड कर बीकानेर में कंपनी के डीलर को सप्लाई देने जा रहे थे। सिरोही के माउंट आबू से अगली खबर है। भालुओं का शहरी क्षेत्र में मूवमेंट। देर रात घनी आबादी के बीच भालू का मूवमेंट दिखा। आधर देवी जाने वाले मुख्य द्वार के पास भालू देखे गए। सड़क के बीचों बीच भालुओं का झुंड नजर आया। 3 भालुओं के साथ 2 बच्चे भी विचरण करते नजर आए। सड़क किनारे कचरे के ढेर में इधर उधर भटकते दिखे भालू। वाहन चालकों ने गाड़ी को रोककर पूरे नजारे को कैमरे में कैद किया और शाम ढलते ही क्योंकि भोजन की तलाश शुरू हो जाती है इनकी और सड़कों पर ये निकल आते हैं। लेकिन भालुओं के इस कदर शहर में आ जाने से अब लोगों में दहशत का माहौल है। भरतपुर के अटलबंद थाना इलाके में 27 अगस्त को हिस्ट्री शीटर अजय झामरी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बदमाश तेजवीर बंटी और पुष्पेंद्र को देहरादून से गिरफ्तार किया। भरतपुर के उद्योगनगर थाना इलाके में शिफ्टिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाश तेजवीर ने पुलिस से पिस्टल छीनकर फायर कर दिया, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 9 राउंड फायर पुलिस पर किए। करीब 2 दर्जन से अधिक राउंड पुलिस की ओर से फायर किए गए, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें आरबीएम अस्पताल के सर्जिकल बोर्ड में भर्ती करवाया गया। सभी टीमों ने तन मन धन से इसमें जो है पूरे भरसक प्रयास किए
क्योंकि अपराधी जो है वो दूर निकल गए थे देहरादून से, इनकी मूल दस्तयाबी जो है देहरादून से हुई है, तो इस वजह से प्रकरण में कुल 10 दिनों का समय हमें लगा और इन सब के अथक प्रयासों से, हमारी टीम के अथक प्रयासों से इनको हम हिरासत में ले पाए हैं। मुठभेड़ में कितने राउंड फायर हुए वो अभी अनुसंधान का विषय है। एफएसएल टीम मौके पे रात में गई थी, पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करके आप सभी को सूचित किया जाएगा। मुकदमे में भरतपुर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को पकड़ा है। ये घटना के बाद से फरार हो गए थे और इनको पुलिस ने देहरादून उत्तराखंड से दबोचा है और भरतपुर लाते हुए थाना उद्योग नगर क्षेत्र में इन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश करी, जहां के एक बदमाश ने पुलिस का वेपन छीन के पुलिस के ऊपर फायर किया। उस घटना के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इनको हिरासत में लिया। आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने बड़ा फैसला सुनाया, जिन्होंने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब आरोपी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने केस की इसकी पैरवी की और 30 गवाह 58 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 30 गवाहों में से 15 गवाह मुलजिम की उपस्थिति में नहीं ली गए थे, क्योंकि कोरोना काल और पुलिस का जाब्ता उपलब्ध होने पर मुलजिम को नहीं आया था, वेसी द्वारा न्यायालय में पेश कराया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया 15 गवाहों के बयान पुनः मुलजिम की उपस्थिति में निश्चित किया। पुनः पॉक्सो कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान मुलजिम की उपस्थिति में निश्चित किए और संपूर्ण 15 गवाहों को सुनने के बाद उसको फांसी की सजा को मृत्युदंड, जन्म तक मृत्युदंड के लिए दंडित किया है। जयपुर में राजस्थान स्टेट वेटरनरी काउंसिलिंग सभागार में कामधेनु पशु बीमा योजना के सहित पशु चिकित्सकों की लंबित मांगों को लेकर वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन और पशु चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशु चिकित्सकों ने नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग उठाई। 11 सूत्री मांगों को लेकर वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के पशु चिकित्सक आमरण अनशन कर चुके हैं, जिसके बाद मंत्री लालचंद कटारिया ने धरना समाप्त करवाया था, लेकिन मंत्री के आश्वासन के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पशु चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के बहिष्कार करने का मन बना लिया। वेटरनरी एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वित्त विभाग से वार्ता हुई। कई दौर की वार्ता के बाद एसीएस वित्त विभाग ने नॉन प्रैक्टिस अनाउंस पर सहमति दर्शाते हुए कामधेनु पशु बीमा योजना शुभारंभ तक एनपीए की स्वीकृति जारी करने के ठोस आश्वासन दिए, लेकिन पशु चिकित्सकों को एसीएस वित्त विभाग के कमिटमेंट के बावजूद कुछ नहीं मिला। आज हमने ये पीसी लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उसके समक्ष अपनी न्याय के लिए मांग रखने के लिए आपके समक्ष ये पीसी रखी है। पीसी के द्वारा सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। पिछले 20 वर्षों से पशु चिकित्सकों की मांग एनपीए लंबित है, उसको मनवाने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। 40 दिन का आमरण अनशन भी किया। गांधीवादी के तरीके से किए गए आंदोलन को समापन और आमरण अनशन को खत्म माननीय मंत्री महोदय ने एनपीए के आश्वासन के द्वारा खत्म करवाया। जो हमारी एनपीए की डिमांड थी उसकी जगह जो सरकार ने 5,000 रुपये दिए हैं उसका तो हमने वापस लौटाएंगे। ये हमारी डिमांड ही नहीं थी, हमारी डिमांड थी बीमा एनपीए। यदि सरकार नहीं मानती है तो हमें एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए कार्यस्थल पर बैठकर डॉक्टर बीमा करने नहीं जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी करेंगे और काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। और यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो हम पूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनपीएस को नो पेंशन स्कीम घोषित करते हुए रेलवे संगठनों की अगुवाई में देश के 10 बड़े केंद्रीय कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बहाली को लेकर एक संयुक्त फोरम के बैनर तले एकजुट है। रेलवे संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन मेंस ने नवंबर 2023 में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। एनएफआईआर के महामंत्री एम राघवैया ने कोटा प्रवास के दौरान कहा कि हड़ताल के फैसले से पहले नवंबर 22 से लेकर 24 तक रेलवे में 3 दिन का सीक्रेट स्ट्राइक बैलेट होगा। इसमें 50% से अधिक कार्मिकों की राय हड़ताल की होगी तो हड़ताल करेंगे। देश के ट्रेड यूनियन संगठनों से समर्थन मांग रहे हैं। कोटा में हुई संगठन की बैठक में रेलवे में खत्म किए गए 60,000 पदों और खाली पड़े 1 लाख पदों को लेकर भी विशेष चर्चा की गई।
हम जॉइंट फोरम माध्यम से सारे कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके जब एनपीएस रद्द नहीं करेगी सरकार, नवंबर 22, 23, 24, 2023 में रेलवे में स्ट्राइक बैलेट कंडक्ट करके कर्मचारी का ओपिनियन लेके मोबिलाइज करके हड़ताल पर जाने का ये भी हम फैसला किया। आदरणीय राघव साहब ने बताया देश के 10 से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन हैं उन्होंने ये तय किया है नवंबर 2023 में हम सीक्रेट बैलेट करेंगे रेल कर्मचारियों का, और उसका जो परसेंटेज है 50% से ऊपर आएगा यदि हड़ताल के पक्ष में, तो निश्चित रूप से आपको एक देशव्यापी हड़ताल को देखने को मिलेगा। राजधानी जयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भोपाल निवासी लेखक पीयूष बेबेले को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वहीं बाल साहित्य लेखन में विशेष योगदान देने के लिए 16 पुरस्कारों का वितरण और 9 सम्मान प्रदान किए गए। साथ ही बाल साहित्यकारों की 57 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव अरोड़ा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कला संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर गायत्री राठौड़ ने की। नेहरू बाल साहित्य अकादमी के चेयरमैन इकराम राजस्थानी ने बताया कि बाल मेले, बाल फिल्म निर्माण, साहित्य लेखन सहित अन्य कई कार्य अकादमी की ओर से कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम में रंगायन के बाहर भोपाल की एकतारा संस्थान की ओर से पुस्तक और पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में प्रथम बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए एक गौरव की अनुभूति करता हूं और एक महसूस करता हूं कि जो विचार इस समय देश में जाना चाहिए उस विचार को ये अकादमी अपने तरह से और उन लोगों को जोड़ करके आगे ला करके ले जाना चाहती है, जिसके लिए पंडित नेहरू का कोटेशन मुझे याद आता है कि तूफानों के झोंकों से मन का विश्वास नहीं बदलेगा और दीवारों के चित्र बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। पूरे नेशनल लेवल के पुरस्कार आज वितरित किए गए और बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है। अकेडमी नहीं बनी है और सभी जो अध्यक्ष जी और सभी लोग आए हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ है, बट इतने टैलेंटेड लोगों को उन्होंने ढूंढ निकाला है और ये जेकेपी के साथ इनिशिएटिव करके बच्चों का जो नौनिहाल वाला भी एक इसमें साइड कंपोनेंट है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी बच्चे लिटरेचर से, जो इतना रिच लिटरेचर है हमारी लोकल लैंग्वेजेस में, उससे रूबरू हो, उससे एनरिच हो। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विजन दस्तावेज तैयार करवाएगी। प्रदेश को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनवाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के विजन दस्तावेज 2030 तैयार किए जाने के संबंध में पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभाग के हितधारकों सहित विभागाधीन अधीक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान विजन दस्तावेज 2030 के संबंध में सुझाव लिए गए। बैठक में आमेर अधीक्षक पंकज धरेंद्र, अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश ठोकल, हवा महल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी, जंतर मंतर अधीक्षक मोहम्मद आरिफ, जयपुर वृत्त अधीक्षक नीरज त्रिपाठी मौजूद रहे। प्रदेशवासियों के लिए स्वच्छ हवा और पानी की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रदेश भी जेपाल साउथ एशिया के सारवा कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। गुजरात के गांधीनगर में जेपाल साउथ एशिया और कम्युनिटी जमीन की ओर से सारवा लॉन्च किया गया। अनुसंधान के माध्यम से समाधान और प्रगति के लिए सारवा को लॉन्च किया गया। प्रदूषण मंडल अध्यक्ष शिखर अग्रवाल और जेपाल दक्षिण एशिया की कार्यकारी निदेशक शोभिनी मुखर्जी ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन, सारवा की सलाहकार और जेपाल से संबंधित प्रोफेसर नम्रता काला मौजूद रही। इस दौरान शिखर अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में हमेशा उल्लेखनीय नेतृत्व दिखाया। सारवा हवा और पानी की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च प्रभाव और लागत प्रभावी निर्णय लेने के लिए नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में जेपाल साउथ एशिया और RSPCB ऐसे समाधानों को डिजाइन, परीक्षण, कार्यान्वयन और स्केल अप करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो वायु और जल प्रदूषण को कम करने में प्रभावी हो।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।